इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। बीबीए सेमेस्टर 6 का मैं पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सिलेबस पूरा नया है और पहली बार पिछले 15 से 20 साल, 15 साल बोलना चाहिए, उन्होंने पेपर पैटर्न बदला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स बदल दिए। ये मेरे लिए भी शॉकिंग है कि कुछ सब्जेक्ट्स टोटली न्यू है जो आज तक बीबीए में ही नहीं था, वो उन लोगों ने 6 सेम में डाला है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मॉडर्न जमाना है तो सब्जेक्ट्स भी वैसे किए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स पहले भी थे, जैसे एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स 601। नाउ जो ई कॉमर्स है ये कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट है और इन लोगों ने ई कॉमर्स इन बिजनेस इकोनॉमी, ऐसा बोलना चाहिए कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो अभी सेक्टर है सर्विस सेक्टर में, ई कॉमर्स ही है। तो उन लोगों ने जाना कि ई कॉमर्स का इंपॉर्टेंस, तुम्हारा फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। और आजकल के स्टार्टअप्स, शार्क टैंक देखते होंगे ना, उसमें कैसे स्टार्टअप्स में मोबाइल एप्लीकेशंस, तो ये आप लोग को इसमें प्रोक्योरमेंट और बहुत सारे ई मनी, अभी जैसे बिटकॉइन है, आरबीआई खुद का एक कॉइन लाने वाला है, क्रिप्टो टाइप जो न्यूज आ रहा है, बिटकॉइन को जो टक्कर देगा। पहले मास्टर कार्ड और वीजा होता था, अभी इंडिया का रुपया आ गया। नेपाल ने भी रुपया एक्सेप्ट किया है एज अ मींस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। तो एक अच्छा है कि इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो तुम्हारा सेकेंड ईयर जो स्पेशलाइजेशन था बैंकिंग, उसमें कॉमन पार्ट। बट ये स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट नहीं है इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स। ये नॉर्मल सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने मार्केटिंग, फिनेंस या एचआर या और कोई कोर्स लिया रहेगा, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट है और इसको जनरल सब्जेक्ट बोलेंगे, इसलिए जीसी बोला है, जनरल। ये स्पेशलाइज्ड या जीसी शुड बी जनरल कोर्स 601। एक्चुअली इसको मिक्स रखा है इन लोगों ने, मिक्स ऑफ जो बैंकिंग का भी रखा है, पेमेंट सिस्टम्स, और यहाँ पे कंसेप्ट लाया है। फिर परचेज मॉडल्स और जो है ना पेमेंट सिस्टम्स, ई मार्केटिंग। आई थिंक इन लोगों ने सिलेबस बहुत अच्छा रखा है। स्टार्टअप्स के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और इन लोगों ने जो 5th और 6th सेम, विच इज द थर्ड ईयर ऑफ बीबीए, जहां पे ऑब्जेक्टिव्स आज तक कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम इन लोगों ने 25% एमसीक्यूज रखा है। 70 मार्क्स एक्सटर्नल, मतलब 30 मार्क्स इंटरनल होता है। पहले का पैटर्न वाज 80-20, 80 मार्क्स वाज एक्सटर्नल, 20 वाज इंटरनल। ये काफी सालों से हमारे एमबीए में 60-40 पैटर्न था, 60 वाज एक्सटर्नल और 40 इंटरनल। लेकिन क्या होता है, इंटरनल में फिर जानबूझकर कॉलेजेस कभी कभार इल्जाम लगता है कि ज्यादा मार्क्स दे देते हैं, तो इसलिए कॉलेज ने 70-30 पैटर्न इज क्वाइट ओके। शॉर्ट नोट्स भी दिया है और लॉन्ग आंसर, सो इसका मतलब इसमें कोई सम नहीं है, ये गारंटेड है। तुमको कोई प्रोग्रामिंग एज सच नहीं, तो तुम 601 में नॉलेज के लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट है। कमिंग टू 60
टू, ये भी जीसी मतलब जनरल कोर्स है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एमबीए में मेरे को सबसे हार्ड सब्जेक्ट यही लगता था। हम लोग इसको एमआईएस बोलते थे, बट ये जो है ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। इफ यू गो टू बिग कंपनीज, उनका अलग एमआईएस डिपार्टमेंट होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और बहुत सारे लोग एमआईएस में काम करना चाहते हैं क्योंकि तुमको उस डिपार्टमेंट में पूरे कंपनी में क्या चल रहा है सब कनेक्ट में रहता है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमको तो थोड़ा हार्ड लगता था क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड था। 602 तो मेरा सिखाने का कोई चांस नहीं क्योंकि पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन इसमें भी देखो ई कॉमर्स आ गया, बट ये मोर ऑफ अ बिजनेस सिस्टम है जो पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। आपको सॉफ्टवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, सब लोग एमआईएस को फोन करते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस बहुत ज्यादा है डिपार्टमेंट का। तो उसका नॉलेज का ये सब्जेक्ट है एमआईएस का। अगेन इफ यू चेक आउट, इसमें मुझे प्रैक्टिकल्स के ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं दिखता, सो इट्स मोर ऑफ अ theoretical टाइप ऑफ थिंग। नाउ कमिंग टू 603 बीपीएम, मुझे एमबीए में जो सब्जेक्ट था वो बीपीपीएम था, बिजनेस आई थिंक प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन लोगों ने नाम बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रखा है। कुछ कोर्सेज में सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहता है, बट कंटेंट ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ये आजकल, अब मेरा एक दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन लोग को अब जैसे पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट हुआ, मुझे बहुत पसंद है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंटेंट, क्योंकि इफ आजकल तुम लोग के जैसे यंगस्टर्स को नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, तुम्हारे पास आइडिया है, बट तुम जब सीए के पास जाओगे, अभी फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग, या इफ यू वांट टू स्टार्ट मिनरल वाटर का, तो तुम्हारे मन में आ रहेगा कितना कॉस्ट लगेगा, कितना पैसा आएगा, रिटर्न्स क्या है, ये सब इसमें ये सब्जेक्ट में दिया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आप सीए के पास चले जाओगे, उनके पास बाकायदा एक बुक फॉर्म में रहता है। और सीए लोग को अर्निंग में क्या फायदा होता है, एक जन आया पोल्ट्री फार्मिंग मेरे पास, हो सकता है दूसरा भी अलग जगह शुरू करना चाहता हो, मशीन्स तो सेम रहेंगे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है 20 लाख, आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट सेटअप के लिए कॉस्ट, फिर मार्केटिंग, बेचोगे कितने साल में पैसा वापस मिलेगा। सो स्टार्टअप के हिसाब से बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है। मेरा एडवाइस है, आपको इंटरेस्ट है और आप कहीं पे सीए के पास जाते हो, या आपके कोई फादर के पहचान का सीए है, उनसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यदि वो देते हैं, तो वो बुक देखकर, आप वो बुक देखने के बाद ये स्टडी करोगे, या ये बुक देखने के बाद वो, तो कोरिलेट हो जाएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का बहुत बढ़िया मिक्स होगा। ये सब्जेक्ट को आप सीरियसली लोगे विद, मैंने जैसे बताया, कोई सीए का आपके पास यदि प्रोजेक्ट आता है, तो आप इसको बहुत अच्छा स्टार्टअप के लिए बहुत काम में आएगा। कोई भी स्टार्टअप जो आजकल के जनरेशन से बहुत इच्छा रखते हैं, सो मुझे खुशी है उन लोगों ने सब्जेक्ट डाला। देखो एनपीवी आरओआई, लेकिन ये एक अच्छा है, आरओआई एनपीवी अपने केसेस इन फाइनेंस में भी आएगा जो स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे तो आप ये जो पार्ट है, ये तो पार्ट बहुत सारा उसमें ही सीख लोगे, क्योंकि कैपिटल बजटिंग नाम का एक चैप्टर है, उसमें जो आप इन्वेस्ट करते हो कितना रिटर्न्स पूरा उस पे, तो आपका ये फोर्थ पार्ट, कुछ पार्ट उसमें हेल्प होगा। सीपीएम पार्ट, ये तो इंजीनियरिंग टूल्स है, तो मतलब इसमें इन लोगों ने डीप भी दिया है, थोड़ा इंजीनियरिंग कंसेप्ट भी दिया है, तो ये थोड़ा ऐसा इसमें स्टडी करना पड़ेगा, आप फेंक नहीं पाओगे ज्यादा विदाउट नॉलेज। बट अगेन इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप 20 बोला है, लॉन्ग आंसर बोला है, शॉर्ट नोट बोला है। सो इस सब्जेक्ट में इन लोगों ने बाकायदा पूरा एमसीक्यूज का और पूरा डिटेल्स कहा है।
मतलब एमसीक्यू पिछले सिलेबस में नहीं हुआ करता था, इस सिलेबस में है, और ये बहुत अच्छा न्यूज है तुम्हारे लिए। जो लोग पढ़ते नहीं है और जिसकी नैया पार करवानी है, भगवान पास करा दे। 70 में से 20 में से तो 15-17 तो मिल ही जाओ, है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैच द पेयर्स तो दिमाग लगा ही लेते बच्चे, क्योंकि बच्चों का सर लेफ्ट राइट सीधा आगे पीछे आजू बाजू भगवान ऊपर सब जगह रहता है। तो लेकिन मेरा इंटेंशन है कि आप पढ़ के जाओ, आप ऊपर देखोगे भगवान के पास, तो भगवान पास नहीं कराएगा। अब आपका 604 स्पेशलाइजेशन की जो दो सब्जेक्ट है, 605 और 6, मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तो मेरे को एमबीए में भी नहीं था सब्जेक्ट। ये मैंने आज तक एज सच जनरल लेवल पे सुना होगा, बट सिलेबस में पहली बार सुना है। ये इन्वेंशन, इनोवेशन, जस्ट एक शॉर्ट में बता दो। इन्वेंशन जब आप एप्पल आईफोन इन्वेंट हुआ, लेकिन जब कमर्शियली बेचते हैं उसको इनोवेशन बोलते हैं। उस पे ये पूरा सा सब्जेक्ट है। और इफ यू चेकआउट, ये पता नहीं क्यों मुझे मेंशन मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, दिमाग तो बहुत बढ़िया लगा है यूनिवर्सिटी ने। ये एक्चुअली यदि इसको प्रोफेशनली सिखाया जाए तो आपको फॉरेन जाने की भी जरूरत नहीं है। ये जो इनोवेशन के बारे में, इनोवेशन, एक बात बताता हूँ, नोकिया का नाम सुना होगा। एक जमाने में वर्ल्ड नंबर 1 था, बिक गया कंपनी। उनकी गलती यहीं पे हुई, उन लोग एंड्रॉयड लिए ही नहीं, स्वीकारे ही नहीं, और एंड्रॉयड सबको खा गया। HTC सुना है मोबाइल का नाम? नहीं सुना HTC? ये तो बहुत दुख की बात है। मैंने एक टाइम यूज किया था, मेरे टाइम का सबसे बेस्ट मोबाइल HTC, ब्लैकबेरी, ये सब थे। सब उड़ गए क्योंकि HTC विंडो बेस्ड था। विंडो बेस्ड कभी सक्सेस नहीं हुआ मोबाइल में, और HTC उड़ गया। हो अभी तो दिखता भी नहीं है। एक जमाने का बहुत महंगा लेकिन अच्छा मोबाइल था, बट विंडो बेस्ड था, एंड्रॉयड बेस्ड नहीं था। उन्होंने सही समझा ही नहीं कि एंड्रॉयड बेस्ड लाना चाहिए, और सैमसंग एंड्रॉयड बेस्ड था। नोकिया उड़ गया, सैमसंग वर्ल्ड में आ गया। एप्पल ने अपनी मजबूती iOS से रखी। उनका iOS तो पता नहीं, बट मोबाइल का लुक और कंटेंट की वजह से और नाम और ये सब की वजह से आगे आ गए। तो ये इनोवेशन क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे होता है। अभी इफ यू चेकआउट, पहले के जमाने के एरोप्लेन जो या गाड़ियां, इफ यू गो बैक 25 years बैक, इफ यू वांटेड टू बाय अ कार, माइलेज आपको सुनने में आता था 10, 12, 14, यही सब गाड़ियां माइलेज देते थे। लेकिन जब इन्होंने समझा, मारुति कंपनी ना, एक ऐड आता ना कितना देती है पेट्रोल का, माइलेज का, सुना होगा। आजकल सब में लड़ाई लगी है 20 किलोमीटर पर लीटर का, सुना होगा। सब गाड़ियां 20 किलोमीटर, अनलेस में इनोवा की बात नहीं कर रहा हूं, इनोवा अर्टिगा। और 2001 या 2004 की आप एक्टिवा ले लो, वो 40 का माइलेज देती थी, ठीक है ना। सो होंडा कंपनी ने भी पहचाना, इंडिया में सरवाइव करना है तो 60 ही माइलेज के बिना सरवाइव नहीं होगा। आज होंडा के सारे गाड़ियां 60 का माइलेज देती है, एक्टिवा ये सब की बात कर रहा हूं। और कार्स भी सब 20 का ही एडवर्टाइजमेंट करती है, 24 तक मैंने सुना है। टाटा मारुति के कुछ गाड़ियां सब 20 पे चले गए। उनको पता है इंडिया में माइलेज, और पेट्रोल जैसे 110 हो गया है, तो ये सब इनोवेशन ही तो है। और जो पोल्यूशन नॉर्म्स है इंडिया के 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से भी ये नए नए डिजाइन इंजन। और 10 साल बाद या 25-30 साल बाद आप पेट्रोल के गाड़ियां गायब होते हुए देखेंगे, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएगी। तूने तो खरीदा भी है, ये भविष्य के ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें पूरा आ गया इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। अगेन एमसीक्यूज है, शॉर्ट नोट्स है, 25% का। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन। अब ये 605 MM मार्केटिंग मैनेजमेंट है। फिर भी मैं बता दूं, जो लोग देखना चाहते हैं,
इंटरनेशनल ब्रांड मैनेजमेंट में एक बात बताता हूं, रेडबुल जो है, मैं रेडबुल से मेरे को तो सिखाने भी बहुत मजा आया। वॉकमैन सुना होगा सबने, जो वॉकमैन जो ईयरफोन, अभी तो सब ईयरफोन आ गया। मेरे जमाने में म्यूजिक सिस्टम जो हुआ करते थे वॉकमैन, छोटा सा टेप रिकॉर्डर टाइप आता था, सुना है? अभी तो मोबाइल में सब अटैच करते हैं। सो वॉकमैन नाम 1970s 80s से करीबन 30 साल चला। 2010-12 तक भी वॉकमैन फेमस था, पोर्टेबल ऑडियो सिस्टम जिसको बोलते हैं। और वो आप कान में लगाते थे विद ईयरफोन्स। सोनी ने वो नाम रखा और वो फेमस हो गया। सोनी ने इन्वेंट किया वॉकमैन, और फिर डिस्कमैन जब सीडीज आए थे, वर्ल्ड में बहुत फेमस हुआ। और जो ब्रांड बिल्ड किया है एप्पल, गूगल, इनका संपत्ति जो है वो कुछ 1 लाख करोड़ होगा, बट उनका ब्रांड वैल्यू 50 लाख करोड़ से ज्यादा आज के तारीख में। तो ये ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है? क्योंकि मैंने सब बोलते ना हेडफोन मैक्सिमम यूज किए, JBL, बोट, सोनी, बोस भी देखा है मैंने। और कौन से आते हैं? सेनेजर करके एक आता है, सेनेजर सुना है? एक ट्रेजेडी है, सेनेजर को खा लिया बोट ने। सेनेजर भी एक बहुत अच्छा ब्रांड था। तो आई थिंक इंडिया के में आज सबसे बड़ा ब्रांड बोट ही शायद है, और वर्ल्ड के टॉप 4 में मैंने सुना है। इफ यू सी द क्वालिटी, हेडफोन मैंने एक बार मंगाया भी था, मुझे इतना टाइट हो रहा था, मुझे लौटाना पड़ा। उन्होंने आई थिंक यंगस्टर्स के हिसाब से काफी ब्रांड बिल्ड किया। तो ये ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, कैसे बिल्ड किया जाता है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मार्केटिंग का सब्जेक्ट है ये। अगेन MCQs और ये सब है, इसमें सिखाने बहुत मजा आया होता। फिर एक 60 से मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन का जो केस स्टडी है। इसमें रूरल मार्केटिंग, अब कोक कंपनी को पता था, जब इंडिया में आए तो वो लोग मेट्रोपॉलिटन में आए थे, कितने साल पहले, 30 साल पहले। तो वो लोग बॉम्बे में, नासिक में भी नहीं मिलता था कोक। और हम लोग जो उस समय जो यंगस्टर्स थे, कोक का क्रेज बहुत था नासिक में, बट कोक नासिक में था नहीं। आई रिमेम्बर मैं बॉम्बे जब गया था, बस से उतरा, सबसे पहले आई डिड वाज टू हैव अ कोक, सबसे पहले, क्योंकि इतना क्रेज था। फिर नासिक में आया, गांव में तो आने को 10 साल लगे उनको। अच्छा, गांव में उनको एक प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? ठंडा कहाँ से लगे, फ्रिज है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो उन्होंने पोर्टेबल फ्रिज इन्वेंट किया या खरीदा, जिसमें यू कैन कीप द बॉटल्स, जो फ्रिज में, विच इज चार्ज बाय सोलर एनर्जी। आज कोक गांव में भी पहुंच गया, और कोक बहुत एग्रेसिव है। पेप्सी नंबर्स का पता नहीं, बट कोक नंबर्स में जाता है, इसलिए उनका सेल पेप्सी से एनी टाइम ज्यादा है। तो उनका एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, न्यू कोक, 1985 में नाम उन्होंने रखा था। बॉयजूता करके एक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अमेरिका में कोक जैसे इंडिया में आई थिंक अभी बोट ब्रांड या सर्फ नाम से, डिटर्जेंट नहीं बोलते, सर्फ बोलते हैं। तो जो केसेस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो जो प्रोडक्ट जो फेल हुआ, अच्छा, न्यू कोक, अमेरिका के लोग रास्ते में आ गए, हमको पुराना कोक वापस चाहिए। पार्लियामेंट में भी शायद डिस्कस हुआ था, इतना बड़ा टॉपिक था। एक IBM कंपनी का नाम सुना है? एप्पल तो सुना होगा, वर्ल्ड का प्रीमियर ब्रांड है। IBM एक समय का नंबर 1 कंप्यूटर ब्रांड था, नंबर 1। एप्पल ने उसको भी उड़ा दिया। अब वो कैसे उड़ा, क्यों, कहानी बते जाओ तो मुझे टाइम लगेगा। वही है केसेस, कैसा एक बड़ा ब्रांड डूब गया। नोकिया कैसा एक बड़ा ब्रांड है,
पूरे तरीके से डूब गया। क्या कमियां रह गई, क्या गलतियां रह गई, ये सब की वजह से ये पूरा इसमें है। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है 605 FM। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट आज तक कभी था नहीं, ये हमको MBA में फाइनेंशियल मैनेजमेंट या हम FM बोलते थे। फर्स्ट टाइम इन लोगों ने नाम रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके पहले नाम था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और इसमें इन्होंने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रखा है जो कि थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ऑन लेवरेजेस है, ठीक है ना। अभी एक चीज है जो यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम ऑन लेवरेजेस बोला है। इफ आप बड़े FM की मोटे बुक में जाओगे तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेवरेजेस का पार्ट माना जाता है अलग से। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी प्रैक्टिकल्स है, और पुराने सिलेबस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के बाकायदा प्रैक्टिकल हुआ करते थे। अब सिर्फ लेवरेजेस में ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड 3 लेवरेजेस है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और कैपिटलाइजेशन जिसमें ओवर और अंडर, ये थियरी है। और कैपिटल बजटिंग अगेन इसमें इन लोगों ने प्रैक्टिकल बोला नहीं है, ये केसेस इन फाइनेंस में आना चाहिए। मतलब ये थियरी है, और इसमें 15 मार्क्स का लेवरेज का कंपलसरी प्रॉब्लम है, और ये लॉन्ग आंसर्स ऑप्शन कैन बी गिवन। अब कैन बी गिवन मतलब क्या, यूनिवर्सिटी मन मर्जी के हिसाब से तो नहीं ऑपरेट हो सकता, ये इन लोगों ने गलती किया है। शुड बी गिवन, कैन बी गिवन, वुड बी प्रॉब्लम, वुड बी गिवन, मे बी गिवन, मे नॉट बी गिवन। सो ये कंफ्यूजिंग भाषा यूज किया जो गलत। दे शुड क्लैरिफाई, लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया मतलब बच्चों को एक प्रकार से पढ़ाई करने को लगवाया। बट इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है, वन सिलेबस आ जाता है, पेपर आ जाता है, उसमें और दिया होगा तो अगले साल बच्चे लोग फिर हाँ इसमें से आता है तो ये छोड़ दिया ऑप्शन। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि 15 मार्क्स कंपल्सरी के विद ऑप्शन है, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया। केसेस इन फाइनेंस जो कि 606 है, इसमें फुल प्रैक्टिकल है। इवन दो फंड रेजिंग एंड कैपिटल इन लोगों ने थियरी बोला है, लेकिन जो कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल केसेस बताए हैं, वर्किंग कैपिटल का केसेस ऑन वर्किंग कैपिटल ये सेकंड प्रैक्टिकल हुआ। और यहाँ पे ROCE थियरी और ये भी थियरी बोला है। और फोर्थ पार्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये आपको एरिया ऑफ फाइनेंस जो आपका स्पेशलाइजेशन या आपको जो इंटर्नशिप वाला एरिया के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो प्लीज नोट कि ये सिलेबस के जो 4 पार्ट्स है। अब एक यूनिक चीज बताता हूं, ये थियरी है, ये थियरी है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थियरी बोला है। सो इधर एक प्रैक्टिकल बोला है कैपिटल बजटिंग चैप्टर पे, एक वर्किंग कैपिटल चैप्टर पे। नाउ इफ यू चेक आउट, इधर जो मार्क्स दिया हुआ है वो इधर इन लोगों ने बोला है 50 मार्क्स प्रॉब्लम एंड केस स्टडीज। अब इन लोगों ने 2 ही प्रैक्टिकल कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल बोले हैं। सो एग्जाम में 2 ही प्रैक्टिकल आता है तो 25 मार्क का कैपिटल बजटिंग और 25 मार्क का वर्किंग कैपिटल आएगा, या 20 मार्क का कैपिटल बजटिंग का एक सम, 20 मार्क का वर्किंग कैपिटल और एक छोटा सम कैपिटल बजटिंग 10 मार्क का करेंगे। क्योंकि जब इन लोग फंड रेजिंग कैपेसिटी इधर थ्योरी बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, तो उसमें प्रैक्टिकल तो आना नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे प्रैक्टिकल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ROCE थ्योरी बोला है, बट यहाँ पे इन लोगों ने बोला है प्रॉब्लम्स एंड केस स्टडीज, इसका मतलब थ्योरी इस सब्जेक्ट में नहीं है। अच्छा, पुराने सिलेबस में भी 50 मार्क्स का पूरा 3 सम आते थे, प्रैक्टिकल था, 1 मार्क का थ्योरी भी नहीं था। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आपको MCQ भी नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल्स है। लेकिन सिलेबस में उन लोगों ने 2 ही प्रैक्टिकल दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इसका वो लोग शायद प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करें, वो आपको कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से चेक करना पड़ेगा। लेकिन 2 प्रैक्टिकल 25-25 मार्क के 2 सम वो लोग नॉर्मली तो नहीं लाएंगे, 3 नॉर्मली होना चाहिए। या तो कैपिटल बजटिंग में ही एक्स्ट्रा सम डालेंगे या तो वर्किंग कैपिटल में एक्स्ट्रा। सो मेरे हिसाब से पैटर्न 2020-10 का 3 सम आने चाहिए, अनलेस यूनिवर्सिटी डिसाइड करे कि 2 ही सम डालेगी 25-25 मार्क का। तो कॉलेज में थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है कि थर्ड प्रैक्टिकल रहा तो इनमें से रहेगा, या तो जो थियरी बोला है उसको यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करता है। ये कॉलेज से और यूनिवर्सिटी चेक कर लेना। तो ये केसेस इन फाइनेंस
पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। 50 मार्क्स का प्रॉब्लम्स एंड केस स्टडीज। यहाँ पे इन लोगों ने बताया नहीं कि कितने सम्स आएंगे, ठीक है ना, तो वो तो एक एग्जाम होने के बाद ही समझ में आएगा। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे ही इस पे और क्लैरिटी दे सकते हैं। ओके, और एचआरएम का भी बता दूं, जिससे जो एचआरएम के बच्चे उनको भी हेल्प हो जाए। ग्लोबल एचआरएम, एक एग्जांपल लेता हूं। बॉश कंपनी, सुना है नाम? बॉश कंपनी जर्मन में है। आप इधर कोई आदमी अंदर जाता है, कंपनी के कार्ड रहता है ना, यहां स्वाइप करेगा तो जर्मन को पता चलेगा। सो पूरे वर्ल्ड का जो ह्यूमन रिसोर्स है, कि जर्मन का हेड, उसको 2 साल एशिया में, 2 साल नॉर्थ अमेरिका में, तो वहां से पूरा वर्ल्ड का मैनेजमेंट ऑफ एचआर होता है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये। यदि अच्छे तरीके से सिखाया जाए तो आपको ग्लोबल कॉर्पोरेशन कैसे चलते हैं। अब जो कोका कोला का वर्ल्ड हेड है, वो ऐसे वर्ल्ड हेड थोड़ी समझेगा। वो पहले इधर जाएगा, एशिया में 2-5 साल, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा मार्केट है। एशिया में इंडिया के लोग ही, अब एक दिन में 1 करोड़ रेडबुल कंज्यूम होता है, ठीक है, 1 करोड़ रेडबुल। और इंडिया में उसका कम से कम 10 लाख खपत होगा, 10 से 20 लाख। यंगस्टर्स लोग को काम धंधे नहीं। यंगस्टर्स को बोला 1 गिलास दूध ले, नहीं मम्मी रेडबुल दो, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बाहर जाएंगे तो रेडबुल शुरू हो जाएगा। तो अभी रेडबुल की स्टोरी बताऊंगा तो वही बहुत टाइम लगेगा, बट वो ब्रांड मैनेजमेंट में सब आता है, कैसे ब्रांड उन्होंने बिल्ड किया। तो ये जो है ग्लोबल एचआर प्रैक्टिसेस, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। और इनका जो आखिरी है एचआर अकाउंटिंग, जो है नया अकाउंटिंग का इमर्जिंग कंसेप्ट है, वो है, ठीक है ना। 5 मिनट रुको। और रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआर अकाउंटिंग जो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी में आप डेबिट क्रेडिट तो करते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, सुंदर पिचै जो गूगल का हेड है, अभी जब भी आप अकाउंट्स रखते हो या जो लोग को अपॉइंट करते हो, उनका ट्रेनिंग होता है, प्लेसमेंट होता है, उनको कैंटीन में खाना खिलाया जाता है, कुछ लोग को कार दिया जाता है, घर दिया जाता है, तो ये सब बेनिफिट दिया जाते हैं, पूरा इसमें आएगा एचआर के इसमें। और ये जो है इवेंट मैनेजमेंट का, टूरिज्म, ग्लोबल टूरिज्म और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोविड के बाद इसका इंपॉर्टेंस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी में, क्रूज का इंडिया में क्रेज काफी बढ़ रहा है, और ये कम नहीं होगा। अभी कौन सा क्रूज कंपनी है जिसमें आई थिंक आर्यन खान को, वही क्रूज इंडिया में टॉप पे चल रहा है। वो बॉम्बे टू गोवा जाएगा, बॉम्बे टू कोची, बॉम्बे टू श्रीलंका। उनका क्रूज का नाम कितना उछला था, वही क्रूज अभी जोरों में चल रहा है। फिर सर्विस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये सर्विस मैनेजमेंट और ये जो है ना पूरा टूरिज्म और भविष्य का ये कंटेंट है। तो इस प्रकार से ये 6th सेम का पूरा मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन दिया। तो उस हिसाब से आप इसका बुक्स खरीद सकते हो जो सिलेबस बेस्ड आजकल के निकले हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।